सीटेट में हर साल हाथी से सवाल पूछा जाता है। अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया तो 1-2 नंबर सीधे हाथ से निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिथिलेश एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे हाथी से जुड़े सीटेट के बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ड्रॉप डाउन लाइनर ट्रिक्स, एग्जाम टारगेट क्वेश्चंस। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। स्वागत है आप सभी को मिथिलेश एकेडमी पर। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम हमेशा जब भी बुद्धिमत्ता या समझदारी की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में तकनीक, बड़े बड़े शहर या जटिल मशीनें ही आती हैं। बिल्कुल, हम इंसानों की फितरत ही ऐसी है। हम दुनिया को बस अपने ही नजरिए से तोलते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई जीव हमारी तरह इमारतें नहीं बना रहा है तो बस वो खाने और सोने तक ही सीमित है। हाँ, और यही आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन है। आज हम कंक्रीट के जंगलों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारा ध्यान धरती पर चलने वाले सबसे विशाल जीव यानी हाथी पर होगा। सही कहा। और हमारा उद्देश्य केवल उनके वजन या सूंड के बारे में सिर्फ रोचक तथ्य जानना नहीं है। हम समझेंगे कि कैसे ये जानवर प्रकृति के सबसे बुद्धिमान और सामाजिक जीवों में से एक हैं। एक हाथी के शरीर के काम करने के तरीके से लेके उनके कड़े सामाजिक नियमों तक सब कुछ एक बहुत बड़े प्राकृतिक डिजाइन का हिस्सा है। और हम सिर्फ हाथियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, प्रकृति में बगुले और भैंस जैसे जानवरों के अनोखे रिश्तों पर भी बात करेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत उस 200 किलो के नवजात शिशु से करते हैं। ये आंकड़ा ही सच में चौंकाने वाला है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम इंसानों के बच्चे जन्म के समय मुश्किल से 3 या 4 किलो के होते हैं। हाँ, और पूरी तरह असहाय होते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक हाथी का बच्चा सिर्फ 3 महीने की उम्र में ही 200 किलो का हो जाता है। इतना विशाल शरीर प्रकृति ने यूं ही तो नहीं दिया होगा। देखिए, इस विशाल आकार के पीछे विकासवाद एवोल्यूशन की एक बहुत ही स्पष्ट रणनीति है। जंगल में आकार ही आपकी सबसे बड़ी ढाल होता है। कोई जल्दी हमला नहीं करेगा। एक वयस्क हाथी को जंगल में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रकृति में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। भारी कीमत चुकानी पड़ती होगी। बिल्कुल, इस अभेद्य सुरक्षा कवच के लिए उन्हें अपनी बेतहाशा खुराक से कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। 100 किलो! सोचिए जरा। ये तो ऐसा है जैसे कोई रोजाना दर्जनों तरबूज खा रहा हो। पर यहाँ एक सवाल उठता है, इतना विशाल शरीर जो 100 किलो खाना पचाता है, उसे ऊर्जा के लिए केवल 2 से 4 घंटे की नींद कैसे काफी है? ये बहुत ही दिलचस्प बात है। भारी मशीनें भी लगातार चलने पर गर्म हो जाती हैं और उन्हें बंद करना पड़ता है ना? हाँ, लेकिन इसका जवाब उनके खाने की गुणवत्ता में छिपा है। हाथी जो पत्ते और झाड़ियां खाते हैं वो कैलोरी के मामले में बहुत ही निम्न स्तर के होते हैं। अच्छा। देखिए, अगर हम किसी शेर की बात करें तो वो एक बार में बहुत सारा उच्च कैलोरी वाला मांस खाता है और फिर 18-20 घंटे आराम से सो सकता है पकाने और पचाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन हाथियों के पास ये विलासिता नहीं है। उनके इतने बड़े शरीर रूपी इंजन को चालू रखने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन चाहिए और वो ईंधन कम ऊर्जा वाला होता है। ओह, तो इसका उन्हें आराम करने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि उनका पूरा दिन बस भोजन इकट्ठा करने में निकल जाता है। एकदम सही पकड़ा। एक हाथी अपने दिन के 16 से 18 घंटे केवल भोजन खोजने और उसे चबाने में लगा देता है। अगर वो हमारी तरह 8 घंटे की नींद लेने लगें तो खाना कब खाएंगे? हाँ, उनके पास समय ही नहीं बचेगा, वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो कम नींद उनकी मजबूरी है। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी शारीरिक चुनौती होती है, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। हाँ, इस पर स्रोत में एक बहुत ही मजेदार बात है। हाथियों को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज में भी वो हमेशा कीचड़ में लौटते दिखते हैं। और वो बड़े बड़े कान जिन्हें हिलाकर वे हवा करते हैं। वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है। बड़े आकार वाले स्तनधारी जीवों में मेटाबॉलिक गर्मी बहुत ज्यादा पैदा होती है। और समस्या यह है कि हाथियों में हमारी तरह पसीने की ग्रंथियां बहुत कम होती हैं। अरे, उन्हें पसीना नहीं आता? ना के बराबर। वो पसीना बहाकर गर्मी बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए कीचड़ उनके लिए एक समझ लीजिए सनस्क्रीन और कूलेंट दोनों का काम करता है। बाप रे, ये तो बहुत जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल, कीचड़ सूखने पर सूरज से तो बचाता ही है, कीड़ों से भी सुरक्षा देता है। और वो जो कान है, स्रोत में उन्हें एक तरह का एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहा गया है।
कान सुनने के अलावा ठंडा कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है। हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, पर वहां की त्वचा बेहद पतली होती है। उन कानों के ठीक नीचे नसों का एक बहुत सघन जाल होता है। जब हाथी को गर्मी लगती है तो शरीर गर्म खून को उन नसों की कानों में पंप करता है। फिर वो अपने कानों को जोर जोर से फड़फड़ाता है। हवा से वो खून ठंडा होता है और वही ठंडा खून वापस पूरे शरीर में जाकर तापमान कम कर देता है। गजब का प्राकृतिक आविष्कार है, अपना खुद का इनबिल्ट रेडिएटर। खैर, अब तक हमने उनके शरीर को समझा, लेकिन जब ऐसा जानवर जिसे दिन के 18 घंटे सिर्फ खाने में बिताने हों, उसे एक बहुत ही अनुशासित समाज की भी तो जरूरत होती होगी ना? यही वो बिंदु है जहां बात शारीरिक बुद्धिमत्ता से आगे बढ़कर सामाजिक बुद्धिमत्ता तक पहुंचती है। हाथियों का समाज पूरी तरह से मातृसत्तात्मक होता है। मैट्रियार्कल। हाँ, एक झुंड में आमतौर पर 10 से 12 सदस्य होते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस झुंड में कोई वयस्क नर हाथी नहीं होता। वहां केवल हथिनियां और उनके बच्चे होते हैं। ये व्यवस्था तो मुझे बिल्कुल हमारी संयुक्त परिवार जैसी लगती है। एक ऐसा घर जहां सबसे बुजुर्ग दादी के पास ही सारे अधिकार होते हैं। बिल्कुल सटीक तुलना है। स्रोत बताते हैं कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे समूह का नेतृत्व करती है। कब पानी पीना है, कहाँ खतरा है, सब वही तय करती है। पर रुकिए, यहाँ एक बात है जी। आखिर नर हाथियों को 14-15 साल की उम्र में घर से यानी झुंड से क्यों निकाल दिया जाता है? क्या ये उनके सामाजिक ढांचे का कोई कठोर नियम है? मतलब एक दादी अपने ही बच्चों को क्यों निकाल देगी? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कठोर लग सकता है, लेकिन ये प्रकृति के अनुशासन का हिस्सा है। 14-15 साल की उम्र तक आते आते नर हाथी परिपक्व होने लगते हैं। अगर वे उसी झुंड में रहेंगे जहां उनकी माताएं या बहनें हैं तो इनब्रीडिंग का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। वो अनुवांशिक बीमारियां। हाँ, इनब्रीडिंग किसी भी प्रजाति को कमजोर कर सकती है। तो जब युवा नर झुंड छोड़ते हैं, वे अनजान हथिनियों के संपर्क में आते हैं और जीन पूल में विविधता बनी रहती है। मतलब ये प्रजाति को बचाने का एक तरीका है? बिल्कुल। और जहां तक उस बुजुर्ग हथिनी के नेतृत्व की बात है, जानवरों की दुनिया में अक्सर ताकतवर नेता होता है, पर हाथियों में नेतृत्व पूरी तरह से अनुभव पर आधारित है। हाँ, मैंने पढ़ा है कि हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है। बहुत ज्यादा। उनके मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब काफी विकसित होता है। उनका दिमाग एक जीते जागते नक्शे की तरह होता है। मान लीजिए जंगल में भयानक सूखा पड़ा, जवान हथिनियों को नहीं पता क्या करना है, पर उस बुजुर्ग हथिनी को याद होगा। हाँ, उसे याद होगा कि 40 साल पहले जब सूखा पड़ा था तो पानी कहाँ मिला था। वो अपने उसी अनुभव से पूरे झुंड को बचा लाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि उनके बीच कम्युनिटी की भावना कितनी गहरी है। स्रोत बताते हैं कि मुसीबत के समय हाथी एक दूसरे के ढाल बन जाते हैं। बिल्कुल बनते हैं। और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बच्चे की देखभाल सिर्फ माँ नहीं करती, बल्कि झुंड की हर हथिनी मिलकर साथ देती है। जीव विज्ञान में इसे एलो मदरिंग कहते हैं। अगर कोई शिकारी आए तो सारी वयस्क हथिनियां बच्चों को बीच में रखकर एक मजबूत गोल घेरा बना लेती हैं। सच में ये सब साबित करता है कि हाथी प्रकृति के सबसे बुद्धिमान जीवों में से हैं। एकदम। बुद्धिमत्ता सिर्फ औजार बनाने या तकनीक से नहीं मापी जाती। असली बुद्धिमत्ता यह है कि कोई जीव अपने समाज के साथ कैसे सहयोग करता है, अपनी जरूरतें पीछे रखकर समूह के लिए सोचना और भावनात्मक रूप से जुड़ना। हाँ, ये उच्च स्तर की इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये बात सच में हैरान करती है। लेकिन हाथियों के इस आपसी सहयोग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में अन्य जानवरों के भी बहुत अद्भुत संबंध होते हैं। हाँ, अलग अलग प्रजातियों के बीच भी। जैसे बगुला और भैंस का रिश्ता। ये तो मुझे बहुत ही मजेदार लगा। मानो भैंस बगुले के लिए एक चलता फिरता डाइनिंग टेबल हो और बगुला भैंस के लिए मुफ्त का पेस्ट कंट्रोल सर्विस। ये उपमा एकदम सही है। इसे सहजीवी संबंध या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। भैंस का शरीर बड़ा होता है तो उस पर बहुत सारे कीड़े और परजीवी लग जाते हैं, और भैंस अपने हाथ से तो उन्हें हटा नहीं सकती। बिल्कुल। तो बगुले को जिंदा रहने के लिए कीड़े चाहिए, जो जमीन पर खोजने में मेहनत लगती है। भैंस की पीठ पर उसे बना बनाया भोजन मिल जाता है। और भैंस को बीमारियों वाले कीड़ों से छुटकारा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। एक की समस्या दूसरे के लिए जीवनदायिनी ऊर्जा बन जाती है। बिल्कुल। और कुछ जानवरों का उपयोग तो इंसान भी करते हैं ना, जैसे घोड़े या गधे, सवारी और बोझ ढोने के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है। बगुले और भैंस का रिश्ता प्राकृतिक है,
पर घोड़ों और गधों का उपयोग डोमेस्टिकेशन यानी घरेलूकरण का हिस्सा है। इंसानों ने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, यद्यपि ये प्राकृतिक सहजीवन नहीं है, पर सोचिए, घोड़ों की गति और गधों की सहन शक्ति के बिना हमारी मानव सभ्यता का ढांचा खड़ा ही नहीं हो पाता। ये भी सही है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज के स्रोतों ने हमें सच में ये सिखाया है कि प्रकृति कितनी व्यवस्थित है। बिल्कुल। चाहे वो 200 किलो के बच्चे से लेकर बुजुर्ग हथनी के नेतृत्व वाला समाज हो, या फिर भैंस और बगुले की वो गहरी दोस्ती। और